हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों ने पहली वीडियो हमारी देख ली होगी। उसी श्रेणी में हमारी दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरी वीडियो हमारी जो है, एक मिनट। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी वीडियो जो है, आपने 90 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि बैटरी लो हो गई थी, तो हमने यहाँ तक किया था। लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन। तो देरी ना करते हुए, कोई सीधी बात, नो बकवास। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 90 में हमने पढ़ा था कि जो 1789 में थर्ड स्टेट का जो अध्यक्ष चुना गया था, वो किसे चुना गया था। तो इसका आंसर शायद मैंने नहीं बताया था आपको। देखिए, क्या नाम है, जीन सेल्वन बैली। तो जीन सेल्वन बैली मई 1789 को थर्ड स्टेट का अध्यक्ष चुना गया था। आप लोग जानते हैं कि जो टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली गई थी, टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी, आप लोग जानते हैं कि पिछले 100 सालों में वहां पर कोई भी थर्ड स्टेट की बैठक नहीं बुलाई गई थी। ठीक है। बैठक बुलाई क्यों गई थी? बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि उनको जो वहां पे राजा था, कौन था? तो लुई 16वां, उसने ये मीटिंग बुलाई थी क्योंकि उसको क्या करना था, अपने राज्य में कर की वृद्धि करनी थी। तो इसलिए उसने मीटिंग बुलाई थी। और उस टाइम पे क्या किया गया था, उन्होंने कहा था कि इक्वल इक्वल रूप से हमको जो है मतदान करने के लिए मतलब एक एक इंडिविजुअल राइट मिलना चाहिए। तो वो इस चीज में माने नहीं थे, तो फिर वो लोग जो जाकर के सामने ही जो टेनिस कोर्ट बना हुआ था, उसी में जाकर के एक तरीके से अनशन के रूप में, जैसे नहीं हम लोग यहाँ पे जब कोई भी चीज नहीं सरकार सुनती है तो धरना करते हैं, तो इसी टाइप से वहां पे टेनिस कोर्ट बना हुआ था। तो 20 जून को टेनिस कोर्ट में क्या हुआ कि थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने क्या किया कि लिखित संविधान, बोले कि लिखित संविधान स्थापित किया जाएगा। ठीक है। होने तक उन्होंने शपथ ली कि जब तक हमारा लिखित जो संविधान है वो बन नहीं जाएगा, तब तक हमारी जो कमेटी है, जो थर्ड स्टेट का जो प्रतिनिधि है, वो अलग नहीं होंगे। ठीक। तो थर्ड स्टेट की बात करते हैं हम। थर्ड स्टेट क्या था कि फ्रांसीसी इतिहास में अभिजात वर्ग और पादरियों के साथ, ठीक है, और कौन? पादरी, उनके साथ तीन आदेशों में से एक था। ठीक। अब तीन आदेशों मतलब तीन स्टेटों में से एक था। ठीक। कितने स्टेट थे? जो फ्रांस का समाज था वो तीन स्टेट में बटा हुआ था। सबसे पहला आता है हमारा पादरी वर्ग, उसके बाद में अभिजात वर्ग, और उसके बाद में तीसरा जो है आम जनता लोग आते थे उसमें। ठीक है। जिसमें सदस्यों को पूर्व क्रांतिकारी स्टेट जनरल में विभाजित किया गया था। यह लोगों में विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करता था। जो तीसरा स्टेट था उसमें 600 मेंबर थे, बाकी दो ऊपर के जो स्टेट थे उसमें 300 मेंबर थे। ठीक है। और जून 1789 में इसके प्रतिनिधियों ने खुद को एक क्या घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो टेनिस कोर्ट में लोग थे, ठीक है, जो शामिल हुए थे टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को, उन लोगों ने अपने आप को खुद को एक नेशनल असेंबली में बदल दिया, जिसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रांसीसी क्रांति को जब हम लोग एनसीईआरटी में कवर करेंगे, तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 20। देखिए, इसमें क्या होता है कि डी ट्रिपल एस बी के पेपर में दो पेपर होते हैं हमारे। आप लोग जानते हैं, पहला जो होता है वो उसमें 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और मैथ्स। तो मतलब 5 सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं। करंट अफेयर, जी, जीएस, जीके भी पूछा जाता है। और ये दूसरा जो पोर्शन होता है, इसमें आपका सब्जेक्ट रहता है। मतलब इसमें 100 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, और इस 100 नंबर में 20-20 करके इन्होंने सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब 20-20 क्वेश्चन को रूप में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होगा, भाग 2 होगा। ठीक। तो पहले हम देखते हैं कि पेट्रोग्राद, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि रोटी की कमी। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेड की कमी, मतलब रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई। ठीक। तो आप जानते हैं कि जो रूस की क्रांति है, ठीक, उसमें दो क्रांतियां हुई थी। ठीक। दो क्रांतियां हुई थी। एक क्रांति को कहते हैं हम फरवरी की क्रांति, और दूसरी क्रांति को कहते हैं हम अक्टूबर की क्रांति। ठीक। ये बात चल रही है 1917। अब देखिए, थोड़ा सा रूस की क्रांति से आप अलग होइए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले वाला हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मतलब पेट्रोग्राद की जो रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ी। तो ये हमारा संबंध है रूस की क्रांति से। और रूस की क्रांति जो होती है वो दो रूप में होती है। पहली होती है फरवरी की क्रांति, जो होती है 1917 में, और दूसरी होती है हमारी अक्टूबर की क्रांति। ठीक है दोस्तों। तो अक्टूबर की क्रांति जो होती है वो 1917 में होती है। ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि इसके जरिए रूस की जो सत्ता है, इस पर किसने कब्जा कर लिया? समाजवादी।
ठीक है। तो रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अब हम लोग आ जाते हैं भाई भाग 2 में। ठीक, पहले 20 क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को बताइएगा। और अब हमारा आता है स्टार्टिंग का भाग 2। पहले स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाग 1 में 20 क्वेश्चन, फिर अब भाग 2 में 20 क्वेश्चन, ऐसे ही हमारे 5 भाग होते हैं डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में। तो ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होते हैं सारे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अब भाग 2 का प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखेंगे। ये संबंधित है किससे, तानाशाही दर्शन से। ठीक, इसकी बात कर रहा है तानाशाही दर्शन, इसे क्या कहते हैं, डिक्टोरियल फिलोसफी। ठीक है, तो डिक्टोरियल फिलोसफी क्या कहती है, तानाशाही दर्शन क्या कहता है। पहला कथन हमारा कह रहा है कि 1920 में, ठीक, कार्ल स्मिथ ने, इसकी बात कर रहा है कार्ल स्मिथ। याद रखिएगा ये नाम बहुत ही लोकप्रिय रहा है इस क्रांति के दौरान। तो देखिए कि 1920 में कार्ल स्मिथ ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। ठीक, पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा है कि तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर क्या किया, हमला किया। किसकी बात कर रहा है, तो मार्टिन हाइडेगर। ये दो नाम आते हैं, कार्ल स्मिथ और मार्टिन हाइडेगर। तो आप देख लीजिए हमारे इसमें दोनों ही क्या है, कथन सही है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देखिए कि तानाशाही सरकार क्या है, एक सरकार का रूप है। तानाशाही क्या है, एक सरकार का रूप है। ठीक, सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, अब देखिए इसमें एक व्यक्ति या एक छोटा सा समूह, मतलब उसके कुछ आसपास सगे संबंधी, ठीक है, वही केवल प्रभावी रूप से संवैधानिक सीमाओं के बिना, मतलब कोई भी संविधान, कोई भी नियम कानून, कुछ भी नहीं, जो वो बोल दिए वही कानून है। ठीक है, तो क्या है, बिना संवैधानिक सीमा, मतलब संवैधानिक सीमाओं के बिना पूरी शक्ति रखता है ये। ठीक है, एक व्यक्ति या उसके व्यक्ति छोटे समूह। ठीक, तो कहता है कार्ल स्मिथ एक रूढ़िवादी जर्मन कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार। स्मिथ को अक्सर उदारवाद, संसदीय लोकतंत्र और उदारवादी सर्वदेशीयवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक माना जाता है। ठीक है, इनकी एक बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्ल स्मिथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टीजीटी में कई बार आ चुकी है ये, कि द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप देखिएगा। तो ये किसकी है, कार्ल स्मिथ की है। ये उदारवाद, अब देखिए इनका थोड़ा सा जोड़ के रखिएगा माइंड में, एक थोड़ा सा एक की पॉइंट बना के रखिएगा, जो कार्ल स्मिथ है उसका संबंध है जो उदारवाद संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर उदारवाद धोखे से गलत टाइपिंग हो गई है। तो संसदीय लोकतंत्र जो है इससे संबंधित कौन हो गए, हमारे कार्ल स्मिथ। द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, दूसरा दूसरा नाम हमने देखा था अभी कि मार्टिन हेडगियर। तो हेडगर, क्या नाम है इनका, मार्टिन हेडगर। ये क्या कहते थे, ये है एक जर्मन दार्शनिक। इनका जो मतलब मानना था, ये विज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़े थे। ठीक है, ये कहते थे कि जिनका काम शायद सबसे आसानी से घटना विज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़ा है। मार्टिन हेडगर ने कहा है कि हर जगह हम स्वतंत्र और प्रौद्योगिकी से बंधे रहते हैं। ठीक, वो कहते थे कि हम जो हैं सभी, जहां जहां पे रहे, हम चाहे जहां रहें, हर जगह हम स्वतंत्र और प्रौद्योगिकी से बंधे रहते हैं। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इसमें ये जो बुक है, एक इसका नाम याद रखिएगा, और मार्टिन हेडगर का थोड़ा सा इस चीज को लिंक कीजिएगा माइंड में कि ये जर्मन दार्शनिक थे और ये विज्ञान और अस्तित्ववाद से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि वार्साय की संधि से कौन सा प्रावधान नहीं, सॉरी सही है। तो आप लोग जानते हैं कि वार्साय की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वार्साय की संधि के से ही क्या हुआ था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध है, उसकी समाप्ति हुई थी। ठीक, तो जो विश्व युद्ध है उसकी समाप्ति किससे होती है, वार्साय की संधि से। तो वार्साय की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया, तो क्या वार्साय की संधि के द्वारा यूरोप की सीमा को फिर से बनाया गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 231, ठीक है, तो अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। ठीक, अनुच्छेद 231 231, ठीक, इसने क्या किया, जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। बिल्कुल सही बात है। तो वार्साय की संधि एक तरीके से बहुत ही शर्मनाक संधि थी, और यही वार्साय की संधि ही अगर कहा जाए तो एक कारण थी दूसरे विश्व युद्ध होने का। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें जर्मनी के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा दिए गए, ठीक है, उसको दोषी ठहराया गया। आगे चलकर जब हिटलर, आप जानते ही हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसमें मुख्य कौन होता है,
तो जर्मनी जो धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत धुरी राष्ट्रों को लीड करता है वो हिटलर होता है, जर्मनी का तानाशाह जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। वर्साई की संधि होती कब है? वर्साई की संधि होती है हमारी 1919 में। यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया गया। ठीक है, इसे क्या हुआ कि जो इसके जर्मनी के पास जो एरियाज थे, जो जिसमें हाई प्रोडक्टिविटी थी, जैसे कि जिसमें इसके पास कोयला और लोहे की मात्रा जिस एरियाज में इनकी ज्यादा थी, वो अन्य देशों के द्वारा छीन लिए गए। ठीक है, तो उसको देना पड़ा क्योंकि इसने प्रथम युद्ध में जो भी इसको अपराधी माना गया और जो नुकसान हुआ अन्य देशों का वो इसे भरपाई करनी पड़ी। तो यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया गया। ठीक, ये चीज याद याद रखिए। उसके बाद में इसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसके तहत क्या हुआ कि जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को उसके पड़ोसी देशों को दे दिया गया। यही तो बात ही थी, इसीलिए तो पुनर्निर्धारण हुआ। उसके बाद कहता है कि अनुच्छेद 231 के तहत जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर देखिए दोस्तों, इसमें डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आप डायरेक्ट हम चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर ऐसे तो बुक में भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन बताने से, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं बताने से आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आपको फैक्ट्स ज़्यादा याद रहेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होता है। उसके बाद आ जाता है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए आ गया। ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक इज करेक्ट। ठीक, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कायांतरित जो चट्टाने हैं उनकी कौन सी विशेषताएं सही है। बात किसकी कर रहा है? कायांतरित चट्टानों का। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है, आप देखिए कि अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं, और एक बार उसकी लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन से उसके जो रूप हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर 3। अब यहीं से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कह रहा है कि कॉन्ग्लोमरेट कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। तो भैया आप जानते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट कायांतरित चट्टानों का तो भाग है नहीं, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट क्या है, एक अवसादी चट्टान है। अब क्या कह रहे हैं देखिए, स्टेट क्वेश्चन नंबर 3 में आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 1 और 3 सही है, तो तीसरा तो गलत है। तो जिसमें जिसमें 3 है वो क्या हो गया, अपने आप गलत। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक, तो ये होता है एलिमिनेशन से। आपको अगर पूरा ऊपर के दो स्टेटमेंट पढ़ने ही नहीं है, आप देखते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट एक कायांतरित चट्टानों में से एक प्रकार है, गलत है, तो आपका आंसर निकल आता है। ठीक, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, कह रहा है कि कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक, आप जानते हैं कि पहले जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें, उनको क्या होता है कि उनको उनमें जब बदलाव आता है तो वो अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तित होती हैं। फिर देन उसमें जब कोई क्या बोलते हैं कि अपरदन और अपक्षय की प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर अ, लंबे समय तक बनी रहती हैं और उसमें दाब, आयतन, ताप, ये 3 चीजें याद रखिएगा। उसमें दबाव पड़ने से, ठीक है, उसका आयतन बदलने से और उसमें तापमान आने से क्या होता है, उस प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित चट्टानें बनती हैं। ठीक, तो कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं आपको पता चला। उसके बाद कह रहा है कि अत्यधिक दाब के कारण ये चट्टानें अपने मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक कठोर और घनत्व इनका अधिक ज्यादा, मतलब जो भी कठोर होगा तो वो घनत्व तो उसका अधिक होगा ही होगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो कठोरता है वो उसका सीधा संबंध है घनत्व से। उसके बाद में आपका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके अतिरिक्त चट्टानों में जीवाश्म प्राप्त नहीं होते। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जीवाश्म जो है नहीं प्राप्त होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 3 प्रकार की चट्टानें मैंने बताई कि कौन कौन सी, आग्नेय और कौन सी, अवसादी, और दूसरी तीसरी कौन सी, कायांतरित। इन चट्टानों में देखिएगा कि केवल एक ही चट्टान जो अवसादी चट्टान है उसमें ही सिर्फ आपको क्या पाया जाएगा, जीवाश्म। ठीक है, ना ही पहली और ना ही आखिरी यानी कि कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है आपका कांग्लोमेरेट। अब देख लीजिए आपके सामने आ गया है ये चीज कि जो कांग्लोमेरेट है वो क्या है, ये सैल चूर्ण से निर्मित एक अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। ठीक, तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो आपका गलत हो जाता है, इसी से आपका आंसर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट में ये चीज बताएंगे कि ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है, तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें।
लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जब अच्छे से इसको डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें तैयार होंगी। और जो-जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से एलिमिनेशन बता रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साय संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? तो अब देखिए, अब ये कब करेगा? ये करेगा कौन? ये करने वाला सिर्फ एक ही बंदा, जर्मनी का तानाशाह हिटलर। ठीक है? तो जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह क्या, अब जो वर्साई की संधि कब होती है? 1919 में, जो वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर की गई थी, उसमें क्या किया गया था कि जर्मनी को सैन्य रूप से उसको क्या कर दिया गया था? निरस्त्रीकरण उसका कर दिया गया था। वो मतलब कोई भी अस्त्र-शस्त्र नहीं रख सकता था। ठीक है? तो इसने क्या किया? हम तो नहीं मानेंगे। ठीक? तो क्या बोला? हम तो नहीं मानेंगे। खंडों से बाध्य नहीं है। उसने कह दिया कि हम इससे संबंधित कोई भी बाध्यकारी जो भी वर्साय संधि में हमारे ऊपर जो चीज़ें थोपी गई, उसे हम नहीं मानेंगे। ठीक है? हिटलर डायरेक्ट बोल दिया हिटलर ने। तो इसका आंसर हो गया 1935 में। ठीक? अब देख लीजिए, वर्साय की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया था। ठीक? निरस्त की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए निशस्त्रीकरण कर दिया था। ठीक? तो आगे चल करके अक्टूबर 1993 में जर्मनी ने यह घोषणा की, ठीक है, कि निरस्त्रीकरण और राष्ट्र संघ दोनों को ही वो क्या कर देगा? छोड़ देगा। ठीक? यहाँ पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे आपका सन गलत मिसप्रिंट है यहाँ पे। ये होना चाहिए 1935। ठीक है दोस्तों? तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ठीक है? तो जो राष्ट्र संघ है, उन दोनों को छोड़ देगा। ठीक? इसने बताया। उसका कह रहा है कि बाद में 1935 में जर्मनी अब वर्साई की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है। ठीक? तो यानी कि हिटलर आता है और जो भी वर्साई की संधि से उस पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे उनको सबको इनकार कर देता है मानने से। फिर क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 5 पे। अब क्या कहता है कि स्टेट कॉर्पोरेशनिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? ठीक? तो ये कैसी आइडियोलॉजी, एक कौन सी आइडियोलॉजी है जो जिसने एम्पैथाइज किया स्टेट कॉर्पोरेटिज्म का? ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 कहता है फासिज्म और दूसरा ऑप्शन कहता है आपका समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। ठीक? तो जो फासीवाद है और फासीवाद क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पे फासीवाद, क्योंकि समाजवाद, वहां पर समाजवाद की विचारधारा बाद में आएगी। पहले देखिए कि इसमें स्टेटमेंट नंबर हमारा क्या हो गया? केवल एक, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट स्टेटिज्म या स्टेट कॉर्पोरेनिज्म एक राजनीतिक संस्कृति और निगमवाद का एक रूप है। अब देखिए थोड़ा बड़े भारी भरकम नाम है, इनको देख लीजिएगा एक बार। इसमें क्या है कि इसके अनुयायी लोग क्या करते हैं, ये कारपोरेट समूह को जो समाज का आधार बनता है वह राज्य है। ये कहता है कि एक कारपोरेट समूह, राज्य ये मानता है राज्य क्या है? एक कारपोरेट समूह है, ठीक है, जो समाज का आधार हमारा बनाता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच फासीवादी इटली में कारपोरेट राज्य लागू किया गया था। ठीक? ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच फासीवादी इटली, अब इटली में कौन ऐसा था जो फांसीवाद को बढ़ा रहा था? तो बेनिटो मुसोलिनी, जानते हैं आप लोग। ये जिस प्रकार से जर्मनी का हिटलर तानाशाह था, ये इटली का तानाशाह था बेनिटो मुसोलिनी। ठीक? अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 पे। इसका आंसर हमारा हो गया केवल एक, क्योंकि समाजवाद का वहां पे कोई भी स्थान नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? ठीक? तो आप जानते हैं कि जोवियन ग्रह मतलब जो बाहरी ग्रह हैं, एक तो आते हैं कि पार्थिव ग्रह जिसको कहते हैं, ठीक है, और दूसरे आते हैं हमारे जोवियन ग्रह। तो कुछ अभिलाक्षणिक समानताओं के आधार पर ग्रहों को दो समूह में व्यक्त किया जाता है। पहला आता है हमारा पार्थिव और दूसरा आता है जोवियन। ठीक? अब इसमें कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र, पृथ्वी, शनि और बुध। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या कि पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं जो, वो आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक? ये तो हो गया हमारे पार्थिव ग्रह। ठीक है? उसके बाद में जोवियन ग्रह जो है उसमें हमारे आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारे ग्रह कितने हो गए? 8। ठीक? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्या आते हैं? किसमें आते हैं? ये होते हैं हमारे जोवियन ग्रह, जो आंतरिक और बाह्य रूप में भी इन्हें माना जाता है। आंतरिक ग्रह मतलब पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह मतलब जोवियन ग्रह। मतलब
कि पृथ्वी के आसपास के जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या हो गए हमारे पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह बाहर के। ठीक, तो हमारा विकल्प सी, यानी कि इसमें सी विकल्प में हमारा कह रहा है कि शनि ये क्या है, एक जोवियन ग्रह है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये क्या है हमारे पार्थिव ग्रह। तो आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है कि जल चक्र। अब देखिए जल चक्र, आपका होमवर्क इसमें क्या है, ठीक, आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि ऑक्सीजन चक्र देख लीजिएगा, ठीक है, कार्बन चक्र देख लीजिएगा एक बार, और जल चक्र मैं बता दे रहा हूं। ठीक, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? तो एक और दो, क्योंकि ऊर्ध्वपातन इसमें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है, ऊर्ध्वपातन मतलब ऐसी प्रक्रिया जो सीधे ठोस से और गैस में बदल जाए। ठीक, लिक्विड की कोई बात ही नहीं है, तो जल चक्र में क्या होगा, शामिल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोरेशन ये शामिल होता है। ठीक, इवेपोरेशन होता है। दूसरा आता है हमारा संघनन यानी कि कंडेंसेशन, ये भी हमारा शामिल होता है। तो जो जलीय चक्र उन सभी घटनाओं का एक पूर्ण चक्र है। जलीय चक्र क्या है, उन सभी घटनाओं का एक पूर्ण चक्र है जिसमें होकर के पानी वायुमंडलीय वाष्प, ठीक है, पहला क्या, वायुमंडलीय वाष्प के रूप में आरंभ होकर द्रव्य या ठोस के रूप में बरसता है। आप जानते हैं द्रव्य के रूप में यानी कि बारिश होती है तब पानी के रूप में बरसता है, और ठोस के रूप में यानी कि स्नोफॉल भी हो सकता है, तो ठोस के रूप में, या ओले गिरते हैं, ठोस के रूप में बरसता है। और उसके पश्चात वह भूपृष्ठ के ऊपर उसके भीतर बहने लगता है, फिर उसी इस सिचुएशन में आपका पानी आ जाता है। ठीक है, अंततः वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पुनः वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में पहुंच जाता है, और जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपरेशन, संघनन, वर्षण, अपवाह, ये सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक, तो जल चक्र आपने देख लिया, आपको कार्बन चक्र देखना है, ठीक है, ऑक्सीजन चक्र देखना है, एक बार देख लेना इसको अच्छे से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। कह रहा है कि प्रयागराज शहर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? कोई बताने वाली बात ही नहीं है इसमें। क्या है, गंगा और यमुना। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें क्या है कि प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जो तीन नदियों के, आप लोग जानते हैं कि प्रयाग क्या है, गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से यहाँ पे सरस्वती भी पाई जाती है, इसके संगम पर होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 6 वर्षों के 6 वर्षों में क्या होता है, कुंभ, और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है? ठीक, तो कर्क रेखा पर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मकर अगर हो जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। ठीक, कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर जब कर्क रेखा पर होगा सूर्य, इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, भयंकर गर्मी। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि गर्मी हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में कब पड़ती है, जून में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून, और 21 जून को हम क्या मनाते हैं, योगा दिवस। ठीक, तो सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को किस पे, विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। अब देखिए विषुवत रेखा पर दो बार कैसे, दो डेट कैसे, दो बार कैसे लंबवत है, क्योंकि जब देखो सूर्य क्या होता है कि कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर ट्रेवल, मतलब उसकी किरणें जो है ट्रेवल करती हैं किरणें। ठीक, जैसे इस टाइम क्या है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है, और मकर संक्रांति आप लोग मनाते हैं, तो उस दिन क्या होता था कि मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, देखिए 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो है किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं मकर रेखा पर। अब जो हमने बताया कि कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर हमारी जो सीधी रेखाएं पड़ती हैं या सीधी किरणें पड़ती हैं वो 21 जून को पड़ती हैं। ठीक, और 21 मार्च और 23 सितंबर इसको याद रखिएगा जो विषुवत रेखा से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो किसकी बात कर रहा है, ये बात करता है रॉबर्ट ओवन, बहुत ही प्रसिद्ध है भाई। तो रॉबर्ट ओवन जो है, ठीक है, इन्होंने अपनी सहकारी पत्रिका में, ठीक है, सन पूछ रहा है कि कब समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक, तो अगर रॉबर्ट ओवन की बात की जाए तो ये हमारे सरकारी जो सॉरी सहकारी पत्रिका में इन्होंने समाजवादी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक, तो समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, तो रॉबर्ट ओवन हो गए। तो इसका आंसर है हमारा 1827। ठीक, तो 1800 बहुत ही फैक्चुअल है।
याद रखिएगा कि 1827 में इन्होंने अपनी एक सहकारी पत्रिका लिखी और उसमें समाजवादी शब्द दिया। किसने? रॉबर्ट ओवन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। The UN Charter was signed 26 June 1945 by the representative of which country? कितने कंट्रीज ने? हाउ मेनी कंट्रीज? तो आंसर आपका हो जाएगा 50। ठीक, 50 देशों ने मिलकर के क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर को साइन किया था। पता है आपको? तो 26 जून 1945 यानी कि 26 जून 1945 को क्या हुआ था? 50 कंट्रीज ने मिलकर के, ठीक है, एक संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी कि जो यूएन चार्टर था उसको साइन किया था। ठीक, कब? 25 अप्रैल 1945। अगर डेट भी पूछ दी जाए तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ? 25 अप्रैल 1945 को फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में सभी देशों ने जो क्या किया? मुलाकात की और 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को के अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का समापन हस्ताक्षर किया गया। ठीक, तो 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हो गया। ये भी डेट पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 अक्टूबर 1945 से ये क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो भारत है वो यूएनओ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। इसको फैक्ट को अलग से आप लोग लिख लीजिएगा कि भारत यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945 को ये शामिल हुआ। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 में। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र जानते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसे कहते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स का संबंध, सीधा जुड़ाव। देखिए क्या है कि यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर के द्वारा लिखा गया था और 1848 में ये प्रकाशित हुआ था। तो गलत है। क्या हुआ कि इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है? अच्छा, ठीक है, तो कह रहा है कि यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर के द्वारा लिखा गया था। तो कार्ल मार्क्स और फूरियर के द्वारा नहीं, ये फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत और दूसरा स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। तो दोस्तों उनके विचार शोषितों के संघर्ष पर आधार बने। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 2 केवल सही है। ठीक, डिटेल पढ़ लेते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1848 में इसे प्रकाशित किया गया। बिल्कुल सही बात है, सन एकदम सही है कि 1848 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसे अब तक के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दस्तावेजों में से माना जाता है। ठीक, तो सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दस्तावेजों में से इसे माना जाता है। क्या चीज? इसकी बात चल रही है। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात चल रही है, साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक, उसके बाद में मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा स्थापित एक विचारधारा है। इस विचारधारा का मूल क्या है? यह इस विचारधारा का मूल है कि श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है और समाज में परिवर्तन उत्पादन के मौजूदा तरीकों पर आधारित होते हैं। ठीक, वो सीधा इसमें बिचौलियों को समाप्त करना चाहता था। वो चाहता था कि जो किसान जो मेहनत करता है, जो श्रमिक कार्य करता है, उसे ही संपूर्ण अधिकार होने चाहिए। ठीक है, और वो कहता है कि शोषित जनसंख्या मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी। जिसका शोषण हो रहा था, जिस जनसंख्या का शोषण हो रहा था, वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी और उसके विचार ही उत्पीड़न के संघर्ष का आधार बने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया नाम आता है आपका, रॉबर्ट ओवन का। ठीक, रॉबर्ट ओवन, इसका आंसर हमारा हो जाता है रॉबर्ट ओवन। ठीक, तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जो मानता था कि उद्योग और कारखाने क्या है? मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। ठीक, क्या चीज? उद्योग और कारखाने। ठीक, तो रॉबर्ट ओवन इसे सपोर्ट करता था। अब देखिए डिटेल में आप देख लेते हैं कि जो रॉबर्ट ओवन था एक प्रमुख अंग्रेजी कपड़ा निर्माता, परोपकारी और समाज सुधारक था। साथ ही यूटोपियन समाजवाद। अब समाजवाद जब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, आप लोग का होमवर्क है ये। ठीक है, आप लोग पढ़ के आइएगा। एनसीईआरटी के आपके चैप्टर में डिवाइड किया गया है। जो समाजवाद है उसको दो रूपों में डिवाइड किया गया है, यूटोपियन समाजवाद। तो यूटोपियन समाजवाद क्या कहता है? ठीक, ये काल्पनिक समाजवाद था।
यूटोपियन समाजवाद कहता है कि एक समाज जो है, समाज इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें कोई भी असमानता ना हो। तो एक ये काल्पनिक समाजवादी है, ठीक है? तो पढ़िएगा इसको अच्छे से। तो रॉबर्ट ओवन एक यूटोपियन समाजवादी था, ठीक? आगे देखिए कि उन्होंने अपने श्रमिकों के लिए कारखाने में काम करने की स्थिति में सुधार लाने के प्रयोगात्मक समाजवादी समुदायों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। अब देखिए, ये क्यों जाना जाता है? इसने क्या किया, अपने जो कारखाने में जो श्रमिक कार्य करते थे, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य किया इसने, ठीक? उसके बाद उसका मानना था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है? और रॉबर्ट ओवन को ही ब्रिटिश समाजवाद का जनक भी कहते हैं, ठीक? तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। रॉबर्ट ओवन को किसे कहते हैं? रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों 20 तक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है? और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्योंकि इसमें आए जो क्वेश्चंस थे, लोगों ने जो कमेंट दिया या जो लोगों ने मुझसे शेयर किया कि बोले कि एक साथ में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है? क्योंकि एक-एक क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कितने-कितने क्वेश्चन समाहित हैं, ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मत देखिए कि 20 हो रहे हैं। एक-एक क्वेश्चन में कितने-कितने फैक्ट्स हैं, आप उसके नोट्स बनाते रहिए साथ में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि पृथ्वी की निफे परत। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस तैयार होते हैं। निफे यानी कि सबसे आंतरिक परत, यानी कि 6371 किलोमीटर की गहराई में अपनी जो पृथ्वी है, उसके 6371 किलोमीटर की जो गहराई है, उसमें क्या है, निफे यानी कि निकेल, ठीक है? और फेरिक ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं आयरन, ठीक? यानी कि लोहा, फेरस, ठीक? इससे बना हुआ है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, उसमें सियाल जो सबसे ऊपरी परत है, वो किस चीज की बनी है? तो वो बनी है हमारी सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिसे हम सियाल कहते हैं। देखिए, ये इन्हीं तत्वों के आधार पर इनको नाम दिए गए, जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम तो सियाल, ठीक है? फिर सीमा, यानी कि सीमा जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाने वाली परत है, और ये बनी है हमारी सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है? तो सियाल, सीमा और तीसरी हो गई हमारी नीफे, ठीक? 3-4 क्वेश्चन आराम से तैयार हो गए इसमें। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक? कौन सुमेलित है? पहला हमारा है सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि, यानी कि सोवियत जर्मन, ठीक है? नॉन एग्रेशन पैक्ट, क्या ये था 1939 में हुआ था? ठीक? देखते हैं। उसके बाद में दूसरा है हमारा ट्रिटी ऑफ कौन सी? लॉजेन, ट्रिटी ऑफ लॉजेन। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है कि जो सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि यानी कि नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था वो 1939 में हुआ था, और लॉजेन की संधि जो हुई थी वो 1923 में हुई थी, ठीक दोस्तों? तो 23 अगस्त 1939 इसको क्या हुआ कि मास्को में सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। कब? 1939 में। इस समझौते के माध्यम से क्या हुआ कि जर्मन और सोवियत संघ ने आक्रमण के बाद पोलैंड को आपस में विभाजित करने पर सहमति बना ली, ठीक? क्या हुआ कि किसने? जर्मन और सोवियत संघ, सोवियत संघ की बात चल रही है मतलब रसिया, ठीक है? इसने क्या किया कि जर्मनी और सोवियत संघ ने किसी दूसरे कंट्री यानी कि पोलैंड, अब देखिए क्या हो रहा है कि अपने 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 स्थानों को बांटने की बात नहीं चल रही है इसमें, बात चल रही है पोलैंड को बांटने की, ठीक है? और संधि किसके बीच हो रही है? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में, ठीक? अब बांटा किसे जा रहा है? पोलैंड को, आपस में आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? बहुत सही है। तो अनाक्रमण संधि में क्या हुआ कि पार्सिया, ठीक है, पर्सिया अगले 10 वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई करने में सहमत हुई, ठीक? कि वो अगले 10 वर्षों तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। उसके बाद दूसरी संधि हमारी आती है लॉजेन की संधि। जो लॉजेन की संधि है वो कब होती है? 1922-23 के अंदर जो है हमारी लॉजेन सम्मेलन, ठीक? लॉजेन सम्मेलन या एक शांति संधि थी, ठीक? या एक क्या थी? शांति की संधि थी, ठीक? 24 जुलाई 1923, डेट याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, केवल सन याद रखिएगा कि जो सोवियत और जर्मन अनाक्रमण संधि है इसका 1939 में, और लॉजेन सम्मेलन जो संधि है जो ये है 1923 में। ये कहाँ हुई? ये स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में, ठीक? उसके बाद इस संधि ने तुर्की के आधुनिक राज्य की सीमाओं को मान्यता दी थी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक? कि किस संधि के द्वारा तुर्की के आधुनिक राज्य की सीमाओं को मान्यता प्राप्त हुई? तो हमारी आती है लॉजेन की, ठीक है? उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? ठीक, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। ठीक है, एक तो होती है हमारी घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। तो पहली जो गति है, कह रहा है कि दिन और रात की वैकल्पिक अवधि। पूछ क्या रहा है? पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? दिन और रात की वैकल्पिक अवधि और वर्ष की अवधि। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात तो होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि पीरियड ऑफ ईयर। क्या पीरियड ऑफ ईयर होता है पृथ्वी की घूर्णन गति से? नहीं, क्योंकि ये परिक्रमण गति से होता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, दूसरा गलत। तो केवल एक हमारा ऑप्शन आ गया सी। कह रहा है कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, जो कि हम बता चुके हैं आपको। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की वैकल्पिक अवधि होती है, क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। ठीक, जहां रोशनी प्राप्त होती है वहां दिन होता है तथा पीछे के भाग में रात होती है, पता ही है। और परिक्रमण गति की बात कर लेते हैं। परिक्रमण गति जो होती है हमारी, ये क्या होता है? 365 सही 1/4। जो 1/4 है वो 4 वर्षों में एक हो जाता है। ठीक, इसीलिए 4 वर्षों में एक लीप ईयर होता है। मतलब फरवरी जो है वो आपकी 29 दिन की हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, हिमनदों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप गोल हमक के झुंड यानी कि ढेर क्या कहलाते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि ड्रमलिन कहलाते हैं ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ड्रमलिन क्या होता है? एक जो हिमनद होता है वो उल्टे अंडे आकार के, इसे अंडे की टोकरी कहीं लिखा होगा जरूर, हाँ, तो अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ड्रमलिन क्या है? ये इसमें क्या होता है कि उल्टा कटा हुआ अंडा जैसे रखा होता है और बहुत सारे जब एक जगह पर ऐसे ही स्थलाकृति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रमलिन। ठीक, और एक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सिंगल इंडिविजुअल को तो हमक कहते हैं। ठीक, और बहुत बहुत सारे हमक मिलकर के क्या बनाते हैं? ड्रमलिन। ठीक है, और इसे उल्टी नौका या कटे हुए अंडे बता ही चुका हूं मैं कि उल्टी नौका आकृति भी कहा जाता है इसे। ठीक है, कैसे बनता है? हिमनदों से बनता है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, ग्लेशियल टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ओसांक। अब देखिए ये ड्यू पॉइंट की बात कर रहा है। ओसांक ताप व्यक्त किया जाता है किसमें? क्या डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में? तो दोनों में ही। सिंपल सी क्वेश्चन है हमारा कि जो तापमान होता है हमारा, जो ड्यू पॉइंट होता है, ओसांक तापमान, उसे हमारा जो व्यक्त किया जाता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में किया जाता है। जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उस तापमान को ही क्या कहते हैं? वायु का ओसांक बिंदु यानी कि ड्यू पॉइंट कहते हैं। इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में व्यक्त किया जाता है। यदि वायु का तापमान उसके ओसांक से कम हो जाता है तो अतिरिक्त जल वाष्प का क्या हो जाता है? संघनन। ठीक, समझ गए? तो तापमान में ओसांक से कम जो हो जाता है यदि, तब उस जल वाष्प का संघनन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाया या भूकंप पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? तो हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन हमारा है चांग हेग। आंसर है हमारा चांग हेग। ठीक, तो चांग हेग या चांग हेंग, ये कौन थे? चांग चुंग से समझ ही रहे हैं कि चीनी दार्शनिक है। ठीक, तो ये चीनी दार्शनिक थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? 132 ईस्वी, अब एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, मुझे कुछ इसमें सन में डाउट हो रहा है। 132 ईस्वी में भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोस्कोप का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, आप लोग एक बार इसको सन को चेक कर लीजिएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बता देंगे। ठीक है, तो क्या है कि चांग हेंग एक चीनी दार्शनिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले भूकंप का पता लगाने के लिए सीस्मोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाहर क्या है? 8 ड्रैगन के सिर थे। अरे वाह, 8 ड्रैगन के सिर थे और जिसका मुंह कंपास की 8 प्रमुख दिशाओं की तरफ होता था। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे ये कौन हो गए? चीनी दार्शनिक ने सीस्मोस्कोप की खोज की थी पहला भूकंप का पता लगाने के लिए। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब कूदा और दूसरे विश्व युद्ध में कब कूदा। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि जर्मनी ने क्या किया? अमेरिका की 5 नौकाओं को, देखिए अमेरिका ऐसे नहीं बोलता है, जब उसको थोड़ी सी कोई वजह मिल जाती है तभी जो है आकर के विश्व युद्ध में वो शामिल हो जाता है। जर्मन नौकाओं के द्वारा 5 अमेरिकी जहाजों को क्या कर दिया गया? डुबो दिया गया, जिससे क्या हुआ कि अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ठीक, तो उसको तो बहाना चाहिए था भाई, कुछ तो करो तुम ऐसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कि अप्रैल
1917 में शामिल होता है। और यही क्वेश्चन आता है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, तो 1935 में शामिल हुआ, वो भी देख लेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। तो कैसे लगे आपको ये 20 क्वेश्चन दोस्तों? काफी टाइम हो जाता है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 20 डिस्कस करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन दोस्तों इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट करने में आपका कंटेंट कम हो जाएगा, और कंटेंट कम करना हम चाहते नहीं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर, देखते रहिए, लोगों को जोड़िए, जिसे लोगों को बताइए कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। बाकी आप देख लीजिएगा खुद ही, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू टू ऑल।